जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने आपदा प्रबंधन का जो हमारा तीसरा अध्याय है, जो कि है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। तो इस चैप्टर में हम भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये भूकंप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि आखिर ये भूकंप क्या है, इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे हम ऊपर तो देखते हैं कि क्या है, जमीन है ना, सतह हमें दिखता है। लेकिन इस पृथ्वी के अंदर में देखेंगे कि हमारे जितने भी तत्व हैं वो द्रव की अवस्था में इसमें है ना। और द्रव की अवस्था में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो केंद्र में जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान यहाँ पे है। तो होता क्या है कि इसमें से ऊर्जा तरंगे निकलती हैं। तो पृथ्वी के इस आंतरिक सतह पर से ऊर्जा तरंगे निकलती हैं और ये ऊर्जा तरंगे यहाँ से निकल करके कहाँ आती हैं? ट्रेवल करते करते बाहर। और जब ये ऊर्जा तरंगे यहाँ पर आकर टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या होता है कि इस पर कंपन होता है, और इसी कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी पे हुए कंपन को ही क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और ये कंपन किस कारण से होते हैं? तो ऊर्जा तरंग के कारण से। तो अगर हम भूकंप की पूरी परिभाषा लिखें तो ये लिख सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक सतह में ऊर्जा तरंगों के कारण से पृथ्वी के सतह पर आए कंपन को ही भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब ये जो भूकंप है तो ये वाला जो है इसे हम कहते हैं भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं इसे। और ये जो जहां पे ये भूकंप आया है इसे बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। तो पृथ्वी पे वो सतह जहां पर भूकंप आता है, सबसे पहली बार महसूस होता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और पृथ्वी के आंतरिक सतह जहां से ऊर्जा तरंगे शुरू होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भूकंप केंद्र है, ये हमारा अधिकेंद्र है। अब ये भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र तो हमने जान लिया। अब दो चीजें हमें और जाननी है। एक तो होता है हमारा पूर्व कंपन और दूसरा होता है हमारा अनुकंपन। पूर्व कंपन और दूसरा क्या होता है? अनुकंपन। तो पूर्व कंपन और अनुकंपन क्या होता है कि भूकंप आने से पहले जो धीरे धीरे कंपन आती है पहले उसे पूर्व कंपन कहते हैं, और भूकंप जब खत्म हो जाता है, चला जाता है, उसके बाद में जो कंपन आती है उसे हम अनुकंपन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होती है? दोनों की गति और तीव्रता कम होती है। ठीक है, तो भूकंप की परिभाषा देख लिया, अधिकेंद्र देख लिया, भूकंप केंद्र देख लिया हमने। अब हमें क्या देखना है कि भूकंप तरंग के प्रकार कितने होते हैं। तो हम टॉपिक क्या डालेंगे? भूकंप तरंग के प्रकार। भूकंप तरंग के प्रकार। तो भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तरंग हमारा होता है वो होता है प्राथमिक तरंग। कौन सा तरंग होता है? प्राथमिक तरंग। दूसरा होता है हमारा तरंग, इसे पी तरंग भी कहते हैं। दूसरा हमारा तरंग कौन सा होता है? तो होता है द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग, और इसे हम सेकेंडरी तरंग या फिर एस तरंग भी बोलते हैं। और तीसरा तरंग हमारा होता है लो एल तरंग, है ना, और इसे हम दीर्घ तरंग भी कहते हैं, और इसे एल तरंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राथमिक तरंग है ये पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है। तो पृथ्वी पर पहले यहीं पहुंचता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर पहले पहुंचने वाला तरंग है। द्वितीयक तरंग क्या है? तो द्वितीयक तरंग जो है वो हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो पूछेगा कि अनुप्रस्थ तरंग किसे बोलते हैं? तो वो द्वितीयक तरंग को बोलते हैं। फिर हमारा जो ये एल तरंग है ये चूंकि पृथ्वी पर सबसे बाद में आता है, और बाद में आने के कारण ही क्या होता है कि इसकी गहनता जो होती है वो कम नहीं होने की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, और ये क्षैतिज रूप से चलता है। तो क्या होता है? ये धीमा होता है, क्षैतिज होता है, यानी कि पृथ्वी के सतह पर सट के चलता है। और तीसरा क्या है? विनाशकारी होता है। तो विनाशकारी क्यों होता है? क्योंकि ये जमीन के समानांतर होकर से चलता है, और जब जमीन के समानांतर होकर चलता है तो ये सबसे ज्यादा विनाश पहुंचाता है हमारे यहाँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो भूकंप आ रहे हैं तो इस भूकंप के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो भूकंप के दुष्परिणाम क्या होते हैं? तो दुष्परिणाम में क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती हैं, है ना, तो जान माल की क्षति होती है। जान माल की क्षति होती है। फिर क्या होते हैं? विकास कार्य रुक जाते हैं, विकास में क्षति होती है। विकास में क्षति होती है। फिर क्या होता है? हमारे जितने भी संसाधन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। महामारी भी फैलने लगती है। अब उसमें कुछ आदमी जो है वो दब के मर जाते हैं, उसके कारण क्या फैलता है? महामारी भी फैलती है। ठीक है,
तो ये सब करने के आदि बहुत सारी कारण होते हैं, ठीक है। तो जो जो आप सोच सकते हैं वो सोच सोच के लिख सकते हैं, और अगर ज़्यादा लिखना चाहे तो। अब हम इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, तो इसके प्रबंधन करने के लिए हम बहुत से कदम ले सकते हैं। प्रबंधन के लिए सबसे पहला तो हमारे पास पूर्वानुमान तकनीक होनी चाहिए, है ना। तो हम पूर्वानुमान लगाएंगे कि कब कब भूकंप आ सकता है। जैसे कि जो सरीसृप जानवर होते हैं, रेंगने वाले जानवर, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। इसलिए देखना जो जानवर होते हैं भूकंप आते समय सबसे ज़्यादा हरकत में होते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं कि पूर्वानुमान के साथ साथ ही हम पक्के मकान बना सकते हैं, यानी कि भूकंप रोधी मकान बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भूकंप रोधी निर्माण करेंगे, जिससे क्या हो, भूकंप आने पर उसमें कोई क्षति ज़्यादा ना पहुंचे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम सुरक्षा बलों की तैनाती करेंगे, सुरक्षा बलों की तैनाती करेंगे। फिर क्या करेंगे हम कि सुरक्षा बल, ताकि इमरजेंसी में हमारे लिए सुरक्षा बल काम आ सके, ठीक है। उसके बाद हम आपदा किट को हमेशा तैयार रखेंगे, ताकि जब भी आपदा हो तो हम आपदा किट का उपयोग कर सकें, ठीक है। और अंत में क्या करेंगे, हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए, प्रशासनिक सहयोग चाहिए, ताकि जब भी हमें जहां भी जो भी चीज़ पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें हमारी ये भूकंप में थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो क्या देखते हैं, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। हाँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह की भी, स्वयं सहायता समूह की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। अब स्वयं सहायता समूह क्या होता है, इसे बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह की भी हम मदद ले सकते हैं भूकंप से निपटने के लिए। अब इनसे प्रभावित क्षेत्र देख लेते हैं। तो प्रभावित क्षेत्र दिखाने से पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि भूकंप जो है उसको जोन में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, जोन में बांटा गया है। तो भूकंप को 5 जोनों में बांटा गया है, ठीक है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को कितने जोनों में बांटा गया है, 5 जोन में। तो सबसे पहले हम जोन दिखा देते हैं। तो हम यहां भारत का मैप बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ होगा मैप, लेकिन आप लोग काम चलाइए इतने से ही, है ना। चलिए, तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो है ये 5 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में, 5 जोन में। तो सबसे पहला जोन जो है इसमें हम लिख देते हैं जोन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो 5 जोनों में है। सबसे पहला जोन जो हमारा आता है भूकंप का, यह है हमारा ये पठारी क्षेत्र, है ना। तो ये दक्षिणी पठार जो है ये हमारा सबसे पहला नंबर है। तो ये कौन सा है, 1 नंबर ये है। तो 1 नंबर में कौन सा आया हमारा, दक्षिणी पठार, दक्षिणी पठार। यहां भूकंप ना के बराबर आते ही नहीं है, समझ लो। दूसरे नंबर में ये जो हमारा दिख रहा है ये वाला क्षेत्र, है ना, तो ये हमारा दूसरे नंबर में आएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो दूसरे नंबर में हमारा कौन सा क्षेत्र आता है, तो तटीय क्षेत्र आता है। तो दूसरे नंबर में कौन सा है, तटीय क्षेत्र। तीसरे नंबर में हमारा जो क्षेत्र आता है, तो जैसे तटीय क्षेत्र खत्म हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा आता है इधर में जो सिंधु नदी जाती है यहाँ से, तो यहाँ से हमारी सिंधु नदी ऐसे जा रही है, तो सिंधु नदी का क्षेत्र, और फिर यहाँ से हमारी गंगा नदी निकल करके ऐसे आती है, तो गंगा नदी का क्षेत्र। तो सिंधु नदी और गंगा नदी का क्षेत्र जो है वो हमारा क्षेत्र तीसरे में आता है। यहाँ पे भूकंप आते हैं और कभी कभी विनाशकारी भी भूकंप भी हो जाते हैं। और चौथा जो क्षेत्र है हमारा, वो हमारा है हिमालय और पूर्वोत्तर का। चौथा क्षेत्र है कौन सा, हिमालय और पूर्वोत्तर का, है ना। तो हिमालय, ये जो हमारा हिमालय यहाँ से यहाँ तक का है पूरा, ये वाला हिमालय, और ये वाला हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, तो ये किस में आते हैं, हमारे चौथे नंबर में आते हैं। और 5वें नंबर में जो है वो हमारा आता है ये जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या लिख दें, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद हमारा हिमाचल प्रदेश। क्या लिख दें हम, हिमाचल लिख दें, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा आता है इसमें उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद हमारा आता है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग, दार्जिलिंग लिख देते हैं, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के बाद हमारा आता है इसमें सिक्किम। तो इतने राज्य हमारे आते हैं किसमें, सबसे डेंजर जोन में, 5वें जोन में।
तो जैसे जैसे ये जोन बढ़ रहा है तो जोन 1 में सब खतरा है ही नहीं, जोन 2 में थोड़ा सा एकदम खतरा है, कभी कभार हो जाता है, समुद्र के बगल में है। तो तीसरा में ये वाला आता है सिंधु क्षेत्र, ये वाला भी और ये वाला भी। चौथे में हमारा कौन सा क्षेत्र आ रहा है, तो चौथे में ये जम्मू कश्मीर, ये भी लेह लद्दाख भी, ये सभी आ रहे हैं किसमें, चौथे वाले में, है ना। और पांचवें क्षेत्र में ये आ रहा है ना। तो पांचवा में यही वाला क्षेत्र आएगा ये, और फिर यहाँ पे उत्तराखंड, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, है ना, जम्मू कश्मीर। तो ये पांचवें में। तो जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे खतरा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे अति विनाशकारी भूकंप आते हैं, यहाँ पे सिर्फ विनाशकारी, यहाँ पे कभी कभी विनाशकारी होते हैं, यहाँ पे ना के बराबर और यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे भूकंप का जोन हुआ। तो 5 जोनों में बांटा गया है, कौन कौन सा जोन कौन कौन सा क्षेत्र में आता है ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा सुनामी क्या होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सुनामी क्या होता है। सुनामी, तो सुनामी क्या होता है, तो सुनामी देखेंगे हम कि ये जो भूकंप आ रहा है ये पृथ्वी की सतह पर आ रहा है, और जब यही भूकंप पृथ्वी की सतह पर ना आकर के समुद्र की सतह पर आता है तो उसके कारण से समुद्र का पानी बाहर निकल आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। तो जब समुद्र में भूकंप आता है और उसके कारण से समुद्र का पानी बाहर निकल के चला आता है, उसी को क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी के हम देख लेते हैं कि दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो सुनामी के दुष्परिणाम तो देखेंगे हम कि जैसे ही सुनामी आएगा, तो सुनामी तो सबसे पहले जाता है, तो देखिएगा आप बहुत ऊंचा ऊंचा भी सुनामी उठ के आता है। तो जब सुनामी उठ के जाता है तो सबसे पहले क्या करता है कि पेड़ ध्वस्त हो जाते हैं, है ना। तो जो भी पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही पेड़ ध्वस्त होता है उसके बाद से उधर से जब पानी वापस आता है तो मिट्टी का अपर्दन करके भी लाता है। तो दूसरा क्या होता है हमारा, मिट्टी का अपर्दन होता है, ठीक है। अब मिट्टी का अपर्दन होने के साथ साथ जब तट पे बहुत सारा पानी आएगा तो फिर पर्यटन भी बर्बाद होगा। तो क्या होगा, पर्यटन नष्ट होगा। फिर क्या होंगे, बंदरगाह भी नष्ट होंगे। तो यहाँ पे बंदरगाह भी लिख देते हैं, तो बंदरगाह भी नष्ट होगा, पर्यटन भी नष्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्षति होगी इतनी सारी। तो बाढ़ के तो इतने सारे दुष्परिणाम हो गए, है ना। अब बाढ़ के दुष्परिणाम फिर जान माल की भी क्षति होती है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, जान माल की क्षति भी होती है, तो लिख दो जान माल की क्षति, ठीक है। तो इतने सारे इसके दुष्परिणाम। अब इसका प्रबंधन भी करना पड़ेगा। तो इसके प्रबंधन के लिए हम क्या करते हैं जी, तो प्रबंधन के लिए हम बहुत सारे उपाय लगाते हैं, ठीक है। तो प्रबंधन में सबसे पहला उपाय तो यही लगाते हैं कि जब पेड़ ध्वस्त हो जा रहे हैं तो हम पेड़ न ध्वस्त हो इसके लिए हम लगाएंगे इसमें मैंग्रोव के पेड़। किसके पेड़, तो मैंग्रोव के वृक्षारोपण करेंगे। क्या करेंगे, मैंग्रोव का वृक्षारोपण, ठीक है। तो मैंग्रोव पेड़ के वृक्षारोपण करेंगे। और फिर क्या करेंगे कि बंदरगाह नष्ट ना हो इसके लिए क्या करेंगे, बंदरगाह की सुरक्षा बढ़ाएंगे। तो बंदरगाह की सुरक्षा बढ़ाएंगे, है ना, बंदरगाह को सुरक्षित करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम तटबंध बनाएंगे ताकि जो है समुद्र का पानी जो है ज्यादा से ज्यादा अंदर नहीं आए, और अगर आए भी तो मिट्टी का अपर्दन ज्यादा करके लेके नहीं चले जाए, है ना। तो ये हम काम कर सकते हैं। तो इतने सारे काम हम करके फिर क्या कर सकते हैं, हम एक काम और कर सकते हैं कि हेम रेडियो का उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम क्या हो, समुद्र में जो भी हमारे मछुआरे भाई या फिर कोई नाव से गए हैं तो वो वहां से सतर्क हो जाए। और अंतिम प्रयास हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को जागरूक भी करेंगे। तो ये इतने सारे जब हम काम करेंगे तो किसका प्रबंधन हो जाएगा, सुनामी का प्रबंधन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपको कोई भी इसमें समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं हमसे। एक बार और हम ये बता देते हैं आपको, हाँ, और प्रभावित क्षेत्र जो है पूरे भारत में भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है 56%, ठीक है। और भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप जो था वो 2004 में आया था, सॉरी भूकंप नहीं, सुनामी। और सबसे खतरनाक जो भूकंप आया था वो था 1934 में, ठीक है। और जो सुनामी आया था 2004 में आया था पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें कि भारत का यहाँ पे जो दक्षिणतम द्वीप था सबसे, कौन सा, हमारा इंदिरा पॉइंट, तो वो इसी में डूब गया था, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको मिलेगी भूकंप के बारे में। भूकंप के बाद ये भूकंप के तरंग के प्रकार कितने होते हैं, इसके दुष्परिणाम, इसके प्रबंधन, और फिर कौन कौन से प्रभावित क्षेत्र हैं। जोन में देख लेंगे कि जैसे जैसे जोन बढ़ रहा है वैसे वैसे वहां पे खतरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ खतरा नहीं है, यहाँ के ना के बराबर है। यहाँ पे खतरा बहुत कम है लेकिन कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, विनाशकारी है, और यहाँ पे अति विनाशकारी है। सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, ठीक है। सुनामी के दुष्परिणाम और प्रबंधन भी हमने देख लिए, ठीक है। और पूरे भारत का 56% क्या है,
प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमसे डाउट पूछ भी सकते हैं कैसे तरीके से। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।